दोस्तों, आज आप सुनेंगे शर्लक होम्स सीरीज की अगली कहानी द एडवेंचर ऑफ द थ्री गेबल्स हिंदी में। डियर शर्लक होम्स, मेरा कुत्ता खो गया है। 30 साल की उम्र का वो नौजवान परेशान हाल में शर्लॉक के घर में उसके कमरे में मौजूद था। डॉक्टर वॉटसन शर्लॉक के साथ ही बैठा था। दोनों उस वक्त चाय की चुस्कियां ले रहे थे। युवक की परेशानी देखकर वॉटसन ने मुस्कुराते हुए शर्लॉक की तरफ देखा, जैसे ये कहना चाह रहा हो कि क्या शर्लॉक अब खोए हुए कुत्तों का भी पता लगाएगा। शर्लॉक उसे निराश नहीं करना चाहता था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, कुत्ता कब से तुम्हारे पास है? जी, पिछले 2 सालों से। पिछले 2 सालों में तुम उसे कहाँ कहाँ घुमाने ले गए? मैं जहां भी गया उसे साथ लेकर गया, सिर्फ ऑफिस को छोड़कर। मैंने उसे कभी चेन से नहीं बांधा। वो हमेशा मेरे आगे पीछे रहता था, लेकिन आज न जाने कहाँ गायब हो गया। देखो, कुत्ते की नाक बहुत सूंघती है। वो अपने ठिकाने को पहचानता है। जब वो 2 साल से तुम्हारे पास है तो वो कहीं नहीं जा सकता। हो सकता है तुम उसे यहाँ ढूंढ रहे हो और वहां वो तुम्हें ढूंढ रहा हो, और वो बेचारा तो मदद के लिए किसी के पास भी नहीं जा सकता। तभी बाहर से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। शर्लॉक ने मुस्कुराते हुए कहा, लो, तुम्हारा कुत्ता तुम्हें ढूंढते हुए यहीं आ गया। जाओ और उसे घर ले जाओ। युवक के बाहर जाते ही दोनों जोर से हंस पड़े। ये एक खुशगवार सुबह थी। शर्लॉक के पास फिलहाल कोई केस नहीं था, इसलिए वो आराम से बैठा था। लेकिन काम कब आ पड़े ये कोई नहीं जानता था। तभी अचानक हवा के झोंके की तरह एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसकी उम्र कोई 30 साल के करीब रही होगी। उसका शरीर हट्टा कट्टा था और दिखने में वो पहलवान जैसा दिखता था। उसके चेहरे पर कठोर भाव थे, या फिर उसने वैसे भाव बना रखे थे। अंदर आते ही उसने सवाल किया, तुम दोनों में से शर्लॉक होम्स कौन है? डॉक्टर वॉटसन ने मजाक के मूड में कहा, अगर मैं डॉक्टर वॉटसन हूं तो फिर तो यही शर्लॉक होम्स होने चाहिए। उसने शर्लॉक की तरफ इशारा करते हुए कहा। इतना सुनते ही वो आदमी शर्लॉक की तरफ घूमा और बोला, ओह, तो तुम हो शर्लॉक होम्स। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। तुम्हारी नाक बहुत ज्यादा सूंघती है ना, उसे जरा काबू में रखो। फालतू इधर उधर दिमाग लगाना बंद कर दोगे तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और ध्यान रहे, मैं एक ही बात को बार बार दोहराता नहीं हूं, समझे? और अगर किसी वजह से बात हमारी समझ में ना आए तो तुम क्या करोगे? होम्स ने बिना विचलित हुए पूछा। बात समझाने का तरीका बदल दूंगा। उसने अपने हाथ को मुक्के की शक्ल दी, मुक्के को उसकी आंखों के आगे लहराते हुए बोला। वॉटसन को उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं हुई। वो अपनी सीट से खड़ा होकर कुछ करने ही जा रहा था कि शर्लॉक का इशारा पाकर रुक गया। शर्लॉक ने उसकी तरफ देखते हुए बड़े मजे से कहा, अगर मैंने बात करने का अपना तरीका बदल दिया तो तुम अभी एक इंसान के कत्ल के इल्जाम में जेल की हवा खा सकते हो। उसका नाम पर्किंस था। होलबॉर्न बार के बाहर तुमने उसे मारा था। इतना सुनते ही उस आदमी को जैसे सांप सूंघ गया। शर्लॉक ने आगे कहा, मैं यहाँ आने वाले हर इंसान को बैठने को कहता हूँ और उसे चाय कॉफी ऑफर करता हूँ, लेकिन तुम जानते हो मैंने तुम्हें बैठने को क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम स्टीव हो, स्टीव डिक्सी। पहले तुम रिंग में प्रोफेशनल मुक्केबाजी करते थे, बाद में गैर कानूनी कामों में लग गए। तुम्हारे जैसे ताकतवर लोगों की बहुत जरूरत रहती है अपराध की दुनिया के बड़े मगरमच्छों को। वो आदमी घिघियाया। उसका कत्ल मैंने नहीं किया था, उसे किसी और ने मारा था। ऐसा कहकर तुम पुलिस और कानून की आंखों में धूल झोंक सकते हो, मेरी नहीं। मैं जानता हूं कि पुलिस अभी उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मुझे उसमें जुटने की जरूरत नहीं है। इस समय तुम किसके लिए काम कर रहे हो ये भी मैं जानता हूं। किंगपिन बार्ने स्टॉकडेल है उसका नाम। क्या तुम अभी भी यहाँ रुकना चाहोगे? अगर हाँ, तो सचमुच तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हुए मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। वो वहां नहीं रुका, तुरंत बाहर निकल गया। उसके जाते ही वॉटसन ने कहा, अरे वाह, तुम्हें तो उसकी पूरी हिस्ट्री मालूम है। शिकारी को उड़ती चिड़िया का शिकार करना है तो उसके पर भी गिनने पड़ते हैं। तो क्या उसे बार्ने ने भेजा था? हाँ, बार्ने जुर्म की दुनिया का एक कुख्यात नाम है जो ठगी, किडनैपिंग, हफ्ता वसूली, मारपीट जैसे गैरकानूनी काम करता है। वो पैसा लेकर दूसरे के लिए भी काम करता है। अभी ये मालूम होना मुश्किल है कि उसे किसने हायर किया होगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि इस केस में उसे किसी ने पैसा देकर ये काम सौंपा है?
तुमने स्टीव की धमकी को नहीं सुना? सुना था। वो अकारण ही मुझे धमकी देने क्यों आएगा? उसको देखते ही मैं उसके बोलने से भी पहले उसके आने की वजह समझ गया था। मैं जानता था कि बार्ने गिरोह मेरे पीछे पड़ने वाला है। क्यों, तुमने उसका क्या बिगाड़ा है? वॉटसन ने पूछा। ये पत्र पढ़ो। इतना कहकर शर्लॉक ने एक पत्र उसे दिया। वॉटसन ने पत्र उसके हाथ से लिया और खोलकर पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था, डियर शर्लॉक होम्स, मैं नहीं जानती कि इस केस में मुझे तुम्हारी मदद लेनी चाहिए या नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। इसकी वजह है मेरा वो बड़ा मकान जो मेरे पति मेरे और मेरे बेटे के लिए छोड़ गए थे। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो कल किसी भी समय मुझसे आकर मिलो। मेरे घर का नाम 3 गेबल्स है। मेरे पति ने इस नाम को रखा था। अपनी जगह पर खड़ा कोई व्यक्ति एक पत्थर को जितनी दूर उछाल सकता है, मेरा घर वेल्ड रेलवे स्टेशन से बस उतनी ही दूर है। उम्मीद है ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। तुम्हारे इंतजार में, मैरी माब्रले। जब वॉटसन पत्र पढ़ चुका तो शर्लॉक ने कहा, मैं इसे और इसके बेटे को जानता हूँ। इसका पति भी मेरा क्लाइंट था। मुझे इसकी मदद को जाना ही होगा। इसके बाद दोनों वहां से उठ खड़े हुए। नाश्ता करने के बाद वे ट्रेन से वेल्ड पहुंचे। सचमुच जैसा उसने बताया था, उसका घर स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं था। ये एक काफी बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ भव्य घर था। घर की छतें ऊंची और दोनों तरफ ढालदार थीं। शायद इसीलिए उसका नाम 3 गेबल्स था। घर के आसपास बगीचा और ऊंचे पेड़ों के कारण उसमें हरियाली की भरमार थी। वहां काफी शांति थी। थोड़ी ही देर में दोनों मैरी माब्रिले के सामने बैठे थे। शर्लॉक ने डॉक्टर वॉटसन का परिचय उसे दिया। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे, मैरी ने कहा। तुम्हारे पति सिर्फ मेरे क्लाइंट ही नहीं, मेरे दोस्त भी थे। वैसे तुम्हारा बेटा डगलस कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। वो अब नहीं रहा। क्या? ऐसा कब हुआ? क्या हुआ था उसे? निमोनिया, कुछ दिन पहले ही। कहते कहते मैरी की आवाज थर्रा उठी, आंखें भर आईं। वो बहुत उदास रहने लगा था, हर समय खोया खोया सा। उसने इलाज में लापरवाही की, जैसे इलाज करना ही ना चाहता हो, ठीक होना ही ना चाहता हो। क्या इसके पीछे कोई लड़की थी? मेरा मतलब, क्या वो किसी लड़की को चाहने लगा था? माब्रिले खामोश रही। शर्लॉक समझ गया कि वो इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। विषय बदलने के लिए उसने कहा, मुझे यहाँ बुलाने के पीछे क्या कारण है? बताओ, मुझसे जो भी बन पाएगा मैं जरूर करूंगा। जैसा मैंने अपने पत्र में भी लिखा था, कारण ये घर है, 3 गेबल्स। परेशानी तब शुरू हुई जब एक दिन एक हाउस एजेंट मेरे पास आया। उसने मुझे इस घर को बेचने के लिए कहा। वो कहने लगा कि ये घर मेरे लिए बहुत बड़ा है और क्योंकि मैं इसमें अकेली रहती हूँ तो ये मेरे लिए सुरक्षित भी नहीं है। वो बहुत जोर देकर कह रहा था कि इस सुनसान घर में कोई भी बदमाश घुसकर मेरा कोई भी नुकसान कर सकता है और किसी को पता तक नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हुआ। डगलस की मौत के बाद कई दिन से मैं भी अकेलापन महसूस कर रही थी। मैं भी सोच रही थी कि इस घर को बेचकर कहीं छोटा सा घर ले लूं और बचे पैसों से मैं तीर्थ यात्रा करना चाहती थी। इसलिए मैं घर को बेचने के लिए तैयार हो गई। हमने एक रकम तय करके घर का सौदा कर लिया। वो उस रकम पर सौदा करवाने को तैयार भी हो गया, लेकिन उसकी एक शर्त ने मेरे दिल में संदेह पैदा कर दिया। क्या शर्त रखी थी उसने? वो 3 गेबल्स का सौदा उसके पूरे फर्नीचर के साथ करना चाहता था। उसके लिए वो मुझे कुछ और रकम भी दे रहा था। शर्लॉक और वॉटसन ने वहां रखे फर्नीचर पर एक नज़र दौड़ाई। सारा फर्नीचर पुराना था, एंटीक था, कीमती भी था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वैसा या उससे अच्छा बाजार में ना मिल सकता हो। मैरी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ये मेरे लिए पहेली जैसा ही था कि आसपास की लोकेशन में खाली पड़े इतने सारे दूसरे घरों को छोड़कर वो मेरे ही घर को क्यों बिकवाने पर तुला था, वो भी पूरे फर्नीचर के साथ। फिर तुमने क्या फैसला किया? शर्लॉक ने पूछा। हालांकि मेरा मन गवाही नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ और रकम बढ़ाकर सौदा पक्का कर लिया। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? एजेंट ने सारे कागज तैयार करवा लिए। अब बस मुझे उन पर साइन करना था और ये घर उसका हो जाता। मैंने अपने वकील को वो कागज दिखाए। वकील ने मुझे बताया
कि एक बार उन कागजों पर साइन हो जाने के बाद न केवल फर्नीचर बल्कि इस घर की किसी भी चीज पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा, यहाँ तक कि मेरे इस्तेमाल की चीजों पर भी। कमाल है, शर्लॉक ने कहा। मैंने एजेंट से वापस बात की, उसका भी वही कहना था। उसने कहा कि मैं कुछ कपड़े वगैरह ले जा सकती थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। नहीं तो उसने सौदा तोड़ने की धमकी दी। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके आगे शर्लॉक कुछ और कहने जा रहा था कि तभी अचानक उसने अपने मुंह पर उंगली रख सबको बड़े ही रहस्यमय तरीके से चुप रहने का इशारा किया। वो एक झटके से खड़ा हुआ और चुपचाप दबे पांव एक बंद दरवाजे की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने झटके से उस दरवाजे को खोल दिया और वहां खड़ी एक औरत की कलाई को थामकर उसे अंदर खींच लिया। उसे देखकर मैरी ने कहा, ये मेरी नौकरानी सूजन है। कुछ दिनों पहले ही मैंने इसे काम पर रखा है। लेकिन ये दरवाजे के पीछे चुपचाप खड़ी हमारी बातें क्यों सुन रही थी? जी नहीं, मैं तो केवल यहाँ लंच के लिए कहने आई थी, सूजन ने सामान्य स्वर में बोलने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन उसके लिए तुम्हें 5 मिनट तक दरवाजे के साथ कान चिपकाकर खड़े रहने की जरूरत तो नहीं थी, शर्लॉक ने कहा। आप मुझसे पुलिस जैसी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ खाने के लिए बोलने आई थी। मिसेस माब्रले, तुमने मुझे जो पत्र भेजा था, क्या उसे पोस्ट करने के लिए तुमने इसे दिया था? जी हाँ, लेकिन उस बात का इससे क्या संबंध है? वो तो मैं देख ही रहा हूं। यही है वो, बिल्कुल यही है। आप क्या बड़बड़ा रहे हैं? देखिए मिसेस माब्रले, जब आपका भेजा खत मुझे मिला तो मैं यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा कौन है जिसने उस खत को मुझसे पहले खोलकर पढ़ा है। क्या वाकई ऐसा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है, वरना स्टीव नाम का वो बदमाश मुझे धमकी देने वहां नहीं आता। और अब मैं समझ गया हूं कि उसे खोलकर पढ़ने का पूरा मौका आपकी इस नौकरानी के पास ही था। लेकिन ये भला ऐसा क्यों करेगी? ये तो यही जाने। तभी सूजन बीच में ही बोली, आप मुझ पर बेकार ही शक कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर तुम जा सकती हो, और हाँ, अपने बॉस बार्ने को जाकर मेरा प्यार देना, उससे कहना कि वो अपने दिन गिनना शुरू कर दे। मैं उसकी चाल को किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दूंगा। कौन बार्ने? मैं किसी बार्ने को नहीं जानती। वही बार्ने जिसे तुमने उस खत की सारी बातें पढ़कर बताई हैं। तुम्हारे सूचना देने के बाद ही उसे इस केस में मेरे शामिल होने के बारे में पता चला होगा, और इसीलिए उसने अपने आदमी को मुझे धमकी देने भेजा। सूजन भुनभुनाती हुई अपना सामान लाने चली गई। माब्रले हैरान थी। डॉक्टर वॉटसन बात को कुछ कुछ समझ रहा था। मैरी ने कुछ हैरान परेशान अंदाज में कहा, ये आखिर हो क्या रहा है इस घर में? ये बार्ने कौन है और उसे मेरे घर में भला क्या दिलचस्पी है? शर्लॉक ने उसे बताया, बार्ने इस शहर का कुख्यात गैंगस्टर है, और उसे इस घर में क्या दिलचस्पी है, यही तो मुझे भी जानना है। आपको कितना समय हो गया इस घर में रहते हुए? जी, करीब 2 साल। तो 2 साल बाद ऐसा इस प्रॉपर्टी में क्या हुआ है जिसके कारण बार्ने जैसा गैंगस्टर इसमें दिलचस्पी ले रहा है? क्या उसे इस प्रॉपर्टी में किसी खजाने का पता चल गया है? और ऊपर से प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी, उसे घर की हर चीज भी चाहिए। ये तो बड़ी अजीब पहेली है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैरी अपना माथा पकड़कर बैठ गई। मैं इस पूरे घर को देखना चाहता हूं, शर्लॉक ने कहा। माब्रले की इजाजत से दोनों ने उस घर के एक एक कमरे को देखना शुरू किया। एक कमरे में 2 ट्रंक रखे हुए थे जिन पर ताले लगे थे। शर्लॉक ने पूछा, ये ट्रंक किसके हैं? ये मेरे बेटे डगलस के हैं। वो लेखक था, बड़ा ही मूडी था, काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था। इसमें उसके कपड़े वगैरह कुछ सामान है। उसकी मौत के बाद इन्हें मेरे पास भेजा गया था। मैंने इनको खोल कर नहीं देखा। मैं जानती हूँ मैं उसका सामान देखकर खुद पर काबू नहीं रख सकूंगी। वो मेरा इकलौता बेटा था। पति के बाद मैंने उसे भी खो दिया। नहीं, मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके आगे मैरी कुछ नहीं बोल पाई और सुबक सुबक कर रोने लगी। आप चिंता न करें मिसेस माब्रले, मैं और मेरा साथी इस गुत्थी को बहुत जल्दी ही सुलझा लेंगे। हम आपसे कल फिर मिलेंगे।
मेरी राय में आपको अपने वकील को बुलाकर पुलिस की सुरक्षा ले लेनी चाहिए। लेकिन मेरे पास यहाँ कुछ ऐसा नहीं है सुरक्षा के लायक। तो आप मुझे एक नोट बनाकर दे दें। इससे ये होगा कि अगर कोई जबरदस्ती आपको डरा धमकाकर किसी कागज पर आपके साइन लेता है तो मैं ये कागज बतौर सबूत के पुलिस को दूंगा। और उस नोट में क्या लिखा होगा? उसमें आपकी तरफ से ये लिखा होगा कि यदि मुझे कोई शारीरिक नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार उस प्रॉपर्टी एजेंट के अलावा सूजन और बार्ने और उसके पूरे गैंग को माना जाए जो जबरदस्ती इस घर को मुझसे खरीदना चाहते हैं। मैरी ने वैसा ही नोट बनाकर दे दिया। शर्लॉक और वॉटसन दोनों बाहर निकल गए। वॉटसन ने कहा, ये नोट बनवाकर तुमने अच्छा काम किया। ये बहुत जरूरी था क्योंकि मैंने सूजन को फिर से हमारी बातें सुनते हुए देख लिया था। वो अपना सामान लेकर जाने के लिए तैयार होकर आई थी, लेकिन फिर से खड़े होकर हमारी बातें सुन रही थी। मैं चाहता था कि उस नोट की जानकारी वो जाकर अपने उस बाप बार्ने को जरूर दे, ताकि वो मिसेस मार्बले को कोई शारीरिक हानि पहुंचाने की बात सोच भी ना सके। लेकिन तुमने सूजन को जाने क्यों दिया? उसे रोक कर भी क्या फायदा होता? मैं जानता हूं कि वो बार्ने के लिए काम करती है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि बार्ने किसके लिए काम करता है। हम सूजन को पुलिस का डर दिखाते तो शायद वो ज्यादा से ज्यादा बार्ने का नाम ले लेती, या फिर हो सकता है कि बार्ने ही उसे खत्म कर देता। उसके पास स्टीव जैसा खूनी मौजूद है। अगले दिन जब दोनों वापस लौटे तो एक बुरी खबर उनका इंतजार कर रही थी। मैरी के घर में चोरी हुई थी। घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। पुलिस भी आ चुकी थी और तहकीकात में जुटी थी। लोकल पुलिस इसे साधारण चोरी का मामला मान रही थी। शर्लॉक ने उन्हें बताया कि बार्ने के इशारे पर यह काम स्टीव जैसा कोई आदमी कर सकता है, जिसमें हो सकता है सूजन ने भी उसकी मदद की हो, क्योंकि वो घर के कोने कोने के बारे में जानती है। लेकिन पुलिस के ये पूछने पर कि इतने बड़े गैंगस्टर को इस चोरी से क्या फायदा होने वाला था, शर्लॉक उनको इस बात पर आश्वस्त नहीं कर सका, क्योंकि इस बारे में अभी तक वो खुद भी अंधेरे में ही था। मामला वाकई रहस्यमय था। आखिर उस घर में ऐसा क्या था जिसके लिए पहले मैरी को घर बेचने की ऑफर दी गई और फिर उसके इनकार करने पर घर में चोरी की गई? तो क्या उस घर को खरीदने की चाह रखने वालों को इस चोरी के बाद उनका मकसद मिल गया होगा? चोरी की घटना के बारे में पूछने पर मैरी ने उनको बताया कि वो सोने के लिए जा रही थी कि तभी किसी ने उसकी नाक को भींच दिया। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी नाक पर कोई कपड़ा रखा गया है। उसके बाद वो अपना होश खो बैठी। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि कोई आदमी उसके बेटे के ट्रंक में से कागजों का एक पुलिंदा निकालने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर मैरी चीख पड़ी और उसकी चीख सुनकर वो आदमी घबरा गया और भागने लगा। मैरी ने उसके हाथों से कागजों को छीनने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। वो उसे धक्का देकर बाहर निकल गया और मैरी फिर से बेहोश हो गई। जब कुछ देर बाद उसे दोबारा होश आया तो उसने संदूक में झांक कर देखा। वहां सिर्फ एक ही कागज पड़ा था, जिसे उसने पुलिस के हवाले कर दिया। डॉक्टर वॉटसन ने हैरानी जताई। कमाल है, सिर्फ कुछ कागजों के लिए चोरी हुई। आखिर डगलस ने उन कागजों में ऐसा क्या लिखा होगा? शर्लॉक ने इंस्पेक्टर से उस कागज के बारे में पूछा। आखिर क्या लिखा है उस कागज में? इंस्पेक्टर ने उस कागज को जेब से निकालकर शर्लॉक के हवाले कर दिया। कुछ खास नहीं, किसी कहानी का आखिरी पन्ना है। शर्लॉक ने देखा कि उस पन्ने पर 245 नंबर लिखा था, यानी वो किसी नॉवेल का आखिरी पन्ना हो सकता था। इसका मतलब चोर नॉवेल के 244 पेज चुरा कर ले गए और जल्दबाजी में आखिरी पन्ना छूट गया। इंस्पेक्टर ने अविश्वास के स्वर में कहा, कमाल की बात तो ये है कि क्या वे लोग ये नॉवेल चुराने आए थे? शर्लॉक का दिमाग बहुत तेजी से घूम रहा था। वो जानता था कि इस चोरी से पहले भी इस घर में ऐसा बहुत कुछ हो चुका था। आखिर इस स्क्रिप्ट में ऐसा क्या था जिसके लिए गैंगस्टर इस पूरे घर को खरीदना चाहते थे, वो भी पूरे सामान के सहित? आखिर कौन था इस सब के पीछे? बार्ने को किसने ये काम सौंपा था? शर्लॉक ने उस पन्ने को पढ़ना शुरू किया। उस आखिरी पन्ने पर लिखे शब्द कुछ इस प्रकार से थे। जिस्म के घाव भर जाते हैं, उनसे बहते हुए खून का दर्द उस दर्द के आगे कुछ नहीं जो एक दिल से बहते हुए खून से पैदा होता है। हाँ, एक चेहरा था, एक मासूम चेहरा, एक खूबसूरत चेहरा जिसे वो हर समय देखना चाहता था।
जिसके लिए वो अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देना चाहता था। जब वो मुस्कुराती थी तो लगता था जैसे स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हों, कलियां अपना घूंघट हटाकर खिल रही हों, निगाहें जैसे उस मुस्कान को समेट लेना चाहती हों। वास्तव में वो उसके चेहरे की नहीं, इसी प्यार की खूबसूरती थी। ये वो प्यार ही था जो उसके चेहरे में खूबसूरती ढूंढ रहा था। लेकिन जब उसने उसके प्यार को नफरत के साथ देखा तो जैसे अचानक ही वो प्यार गायब हो गया, वो मर गया। और जब किसी का प्यार मरता है तो वहाँ से नफरत शुरू होती है। इंसान के पास जीने का कोई मकसद होना चाहिए। वो मकसद प्यार हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। लेकिन ये सब मैं तुमसे क्यों कह रहा हूँ? तुम्हारे लिए राजसी ठाट बाट प्यार से बड़ा है। तुम्हें मेरी भावनाओं से ज्यादा प्यारा है अपने मुकुट में लगा वो हीरा, जिसकी चमक मेरे प्यार के सामने एकदम फीकी है। तुम रहो अपनी ठाट बाट की दुनिया में खुश, मैं भी अपनी प्यार की दुनिया को खोने नहीं दूंगा। मैं रहूं ना रहूं, मेरा प्यार मेरे साथ हमेशा रहेगा। इस आखिरी पन्ने को पढ़ने के बाद डॉक्टर वॉटसन ने कुछ उलझे हुए स्वर में कहा, इसमें तो ऐसी कुछ खास बात पता नहीं चल रही। शर्लॉक ने डॉक्टर वॉटसन के शब्दों को दोहराया और बोला, खास बात? ये आखिरी पन्ना डगलस के लिखे नॉवल का है। इसमें खास बात यह है कि आखिरी कुछ लाइनों को छोड़कर बाकी नॉवल को थर्ड पर्सन में लिखा गया है, जबकि आखिरी कुछ लाइनें फर्स्ट पर्सन में लिखी गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डगलस नॉवल लिखते लिखते न जाने कौन सी भावनाओं में बहकर नॉवल की कहानी की आखिरी लाइनों को ऐसे लिख गया जैसे अपनी खुद की कहानी लिख रहा हो। जरा इन शब्दों को देखो। अचानक लेखक कहानी की नायिका के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वह और उसके जैसे शब्दों को तुम और तुम्हारी का संबोधन देने लगा, और नायक के लिए उसे और उसके जैसे शब्दों के बजाय मैं और मेरा संबोधन देने लगा। इसका क्या मतलब हुआ? वॉटसन ने पूछा। इसका मतलब सीधा सा है। कहानी की उन लाइनों को लिखते हुए वो कहानी की नायिका में अपना प्यार देखने लगा था। शायद वो किसी से प्यार करता रहा होगा और उस लड़की ने उसका प्यार ठुकरा दिया होगा। मिसेस मार्बले ने बताया था कि मरने से पहले वो अचानक डिप्रेशन में चला गया था और उसने अपना इलाज भी ठीक से नहीं करवाया था। हाँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन इन सब बातों का घर खरीदने और चोरी से क्या संबंध है? डगलस किसी से प्यार करता था तो करता था, उसने नॉवल लिखा तो लिखा। इसमें वो वजह कहाँ है जिसके साथ ये केस जुड़ा हुआ है? सिर्फ उसका नॉवल चुराने के लिए कोई इतना बखेड़ा क्यों खड़ा करेगा? शर्लॉक कुछ पल के लिए मार्बले के पास गया और लौटकर वॉटसन के साथ एक तरफ को चल पड़ा। वॉटसन ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? अगर मैं सही सोच रहा हूं तो डगलस की कहानी का ये आखिरी पन्ना ये सिद्ध करने के लिए काफी है कि वो किसी से प्यार करता था। इस समय हम उसी लड़की से मिलने जा रहे हैं। डगलस ने उसके बारे में आखिरी पन्ने में जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल वैसी ही है। छुई मुई जैसी खूबसूरत, फूल की पंखुड़ी की तरह नाजुक और मखमली, बिल्कुल रेशम के टुकड़े जैसी, ऐसी कि आईना भी उसे देखकर हक्का बक्का रह जाए। कौन है वो लड़की? वॉटसन ने पूछा। क्वीन इसाडोरा क्लेन। डगलस उससे प्यार करता था? हाँ, मैंने अभी उसकी माँ से इस बारे में पूछताछ की है। उसने मुझे बताया कि वो कुछ दिन क्वीन के महल में रहा था। इसी से मुझे यकीन हो गया कि वो जरूर उसी से प्यार कर बैठा होगा, क्लेन की वास्तविकता जाने बिना। उसका सच ये है कि वो जिंदगी के हर पल को अपनी मर्जी से जीना चाहती है। वो अपने साथी बदलने में बहुत ही माहिर है। वो खूबसूरत युवकों में बहुत दिलचस्पी लेती है। उसकी शादी एक चीनी मिल के मालिक एक बहुत ही अमीर जर्मन से हुई थी। उसकी मौत के बाद क्लेन शहर की सबसे अमीर औरत बन गई। मुझे लगता है कि ये केस अब पूरी तरह हल हो चुका है। हम उसके महल के सामने खड़े हैं। किलेनुमा उस शानदार इमारत को देखते ही उसकी भव्यता का एहसास हो जाता था। शर्लॉक ने अपना कार्ड गार्ड के हाथों अंदर भिजवाया। थोड़ी देर बाद गार्ड ने आकर उसे वापस जाने को कहा। इसाडोरा क्लेन उससे मिलना नहीं चाहती थी। उसकी बात सुनकर शर्लॉक हौले से मुस्कुराया। उसने एक नोट लिखा और उस गार्ड को फिर से ईसा के पास जाने के लिए कहा। गार्ड दोबारा भीतर गया। इस बार जल्दी ही वापस लौटा। उसके लिखे नोट के शब्दों ने जैसे जादू कर दिया था। उसने तुरंत गेट खोल दिया और उनको भीतर जाने के लिए कहा। वॉटसन ने हैरानी से पूछा,
ऐसा क्या लिखा था तुमने उस नोट पर? सिर्फ इतना कि या तो मुझसे मिल लो या थोड़ी देर बाद पुलिस से मिल लेना। डॉक्टर वॉटसन उसकी बात सुनकर जोर से हंसना चाहता था, लेकिन माहौल इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। कुछ ही देर में दोनों इसाडोरा के सामने बैठे थे। उसने अपनी खनकती आवाज में कहा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है मिस्टर होम्स। आपने जो नोट अंदर भेजा उसमें पुलिस का जिक्र क्यों किया? जवाब आपके प्रश्न में ही है। हमने पहले आपसे मिलने की अनुमति मांगी, लेकिन आपने मिलने से मना कर दिया। फिर पुलिस का जिक्र आने के बाद ही आपने हमें मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि आप जानती हैं कि आपने डगलस और उसकी माँ के साथ क्या किया है। आपने उनका मकान खरीदने के लिए गलत लोगों की मदद ली, गलत तरीके इस्तेमाल किए, चोरी तक करवाई। आप जानती थीं कि अगर आप मुझसे नहीं मिलेंगी तो मैं आपको सचमुच पुलिस तक पहुंचा सकता हूं और आप गिरफ्तार हो सकती हैं। मैं मजबूर हो गई थी। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो बिल्कुल पागल था। मैंने उसे कभी इस निगाह से नहीं देखा था। शायद आप डगलस की बात कर रही हैं, होम्स ने कहा। हाँ, मैंने उसे काम दिया, इज्जत दी, अपने साथ यहाँ इस आलीशान महल में रखा। मैं एक औरत हूँ, मेरे पास बेशुमार दौलत है। मैं अकेली हूँ। औरत कितना भी इंतजाम कर ले, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहती है। अपनी उसी चिंता के कारण मैं अपने पुरुष मित्रों को अपने आसपास ही रखती हूँ। मेरी जिंदगी में वो आते जाते रहते हैं। उनके होने से मुझे सुरक्षा का एहसास होता है। डगलस भी उन्हीं में से एक था, लेकिन वो बहुत ही भावुक था, एकदम पागल। वो तो मुझसे प्यार ही कर बैठा। उसकी इस भावना को जानने के बाद मैंने उसे चले जाने को कह दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो सचमुच मेरे प्यार में पागल हो चुका था। उसने हमारी मुलाकात के पहले दिन के पहले पल से ही अपने प्यार की कहानी लिखनी शुरू कर दी। उसने अपने नॉवल में हमारे उन अंतरंग पलों को भी लिख डाला जिनको मैं बयान भी नहीं कर सकती। अपनी मौत से पहले ही उसने उसकी 2 कॉपी बनाई होंगी। एक उसने मुझे भेजी ताकि वो मुझे बता सके कि वो मुझे कितना प्यार करता था, और दूसरी एक किताब छापने वाले को, ताकि उसके प्यार और मेरी बेवफाई को पूरी दुनिया जान सके। उस नॉवल को देखकर मैं हक्की बक्की रह गई। मुझे लगा कि अगर ये छप गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। लोग उसकी मौत के लिए भी मुझे ही दोष देते। मैं उस किताब छापने वाले को जानती थी। मैंने उससे संपर्क किया, लेकिन वो नॉवल उसके पास पहुंचा नहीं था। अब अगर वो नॉवल उसके पास नहीं पहुंचा था तो फिर कहाँ था? शायद उसने भेजा ही नहीं था। यहाँ से उसकी माँ की परेशानी शुरू हुई। मुझे लगा कि वो स्क्रिप्ट डगलस के सामान में होनी चाहिए, जो उसकी मौत के बाद मैंने उसके घर भिजवा दिया था। इसीलिए मैंने उसकी माँ को सामान सहित अपना घर बेचने का ऑफर भेजा। हाँ, मैंने बारने की मदद जरूर ली। कभी वो भी मेरे साथ रहा था। उसने अपनी पत्नी सूजन को उस घर में नौकरानी बनाकर भेज दिया। जब सूजन से उसे पता चला कि मिसेज मार्बले ने तुम्हारी मदद के लिए पत्र लिखा है, तो उसने स्टीव को तुम्हें धमकाने भेज दिया। मैं नहीं जानती कि ये सही था या गलत, लेकिन हो यही रहा था। मुझे किसी भी कीमत पर वो स्क्रिप्ट चाहिए थी। इस केस में तुम्हारे शामिल हो जाने के बाद बार्ने ने 3 गेबल्स में चोरी का प्लान बनाया। स्क्रिप्ट तो मुझे मिल गई, लेकिन उसका आखिरी पन्ना वहीं छूट गया, और उसी में तो उसकी सारी प्रेम कहानी का भेद खुल रहा था। देखिए मिस इसाडोरा, शर्लॉक ने कहा, प्रेम प्रेम से ही पैदा होता है, जैसे चिंगारी ही चिंगारी को जन्म देती है। ये प्यार अकेले डगलस का नहीं हो सकता। इसमें कुछ ना कुछ हवा तो तुमने भी जरूर दी होगी, और तुम्हारे प्यार का वो फर्क ही शायद डगलस की जान ले गया। खैर, अब वो चुराए हुए 244 पेज कहाँ हैं? वो वहां राख हो रहे हैं। इसाडोरा क्लेन ने एक तरफ फायर प्लेस में जलती हुई आग की तरफ इशारा किया। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस प्यार को शुरू ही नहीं करता। प्यार के एक ऐसे आधार को भी शुरू नहीं करता जो किसी को प्यार जैसा लग सकता हो, किसी को ऐसा आभास दे सकता हो कि उसका झुकाव किसी की तरफ है। ऐसा करना किसी की भावनाओं से खेलना होता है। इसाडोरा खामोश खड़ी रह गई। हकीकत को वो स्वीकार करे या ना करे, लेकिन जानती जरूर थी। उसके मन का चोर उसकी आंखों से दिखाई पड़ रहा था, जिसे वो उस पल में शर्लॉक से छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसने हल्की भीगी आंखों से कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी नजरों में किसी एक तीर्थ यात्रा की कीमत क्या हो सकती है? वो शर्लॉक का इशारा समझ गई थी। शायद 500 पाउंड्स काफी होंगे।
मैं चाहता हूं कि तुम इस राशि का चेक मिसेस मार्बले के नाम बनाकर दो। हाँ जरूर, मैं जानती हूँ कि वे शांति के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हैं। उसने इस सब के लिए माफी मांगते हुए वो चेक शर्लॉक को दिया, जिसे लेते हुए शर्लॉक ने कहा, और हाँ, हो सके तो बार्ने जैसे माफिया के लोगों से दूर रहो। जब खूबसूरती मन से भी हो तभी इंसान दिखने में भी खूबसूरत होता है। मैं इस नसीहत को याद रखूंगी। और शर्लॉक और वॉटसन वहां से उठकर चल पड़े। ईसाडोरा उन्हें बाहर तक छोड़ने आई। फिर वो उनकी गाड़ी को तब तक देखती रही जब तक वो दिखाई देती रही। जब वो वापस अपने महल की तरफ मुड़ी तो उसके कानों में शर्लॉक के कहे शब्द ही गूंज रहे थे, खूबसूरती मन से भी हो तभी इंसान दिखने में वाकई खूबसूरत होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।